हेलो, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल इनोशन पे। इनोशन आपका बहुत स्वागत करता है और ये फुल कोर्स चल रहा है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और क्लास में जाकर पढ़ाई करना ये साल हमारा लगभग ऐसे ही हाथ से निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है और हम नहीं जानते, हालाँकि हमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए, पर यथास्थिति को देखते हुए हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे स्कूल जो हैं वो कब खुलेंगे, राइट? पर हम इस बेसिस पे अपना 1 साल जो ऐसे ही जाने वाला है, उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। हमें पढ़ाई अपनी जारी रखनी पड़ेगी क्योंकि अगर हम अब नहीं पढ़ते हैं तो ये चीज़ जो है, ये हमें अभी नज़र आए ना आए लेकिन हमारे 12th क्लास में और आगे की पढ़ाई में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो आपका चिंतक होने के नाते ये बाधा आपको बिल्कुल फेस ना करनी पड़े, इसका पूरा ध्यान रखना हमारा दायित्व है। तो इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी की सारी टेंशन आपकी छूमंतर हो जाए और आप हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो जितने भी हम डालें वो सारे आपको मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शेयरिंग करना ज़रूरी क्यों है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज के टाइम पे आप अपनी फ़ोटो शेयर करते हो, आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, आप अपनी जितनी भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में होती है वो सारी शेयर करते हो। तो फिर ये वीडियो क्यों नहीं शेयर करना? इसको शेयर करना तो मस्ट है ना, क्योंकि ये आपसे शिक्षा से रिलेटेड है और आप शेयर करोगे तो आपकी एजुकेशन डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, पता नहीं मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। तो शेयर भी करना है, ठीक है? तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपना चैप्टर 5th अध्याय 5 अध्याय 5 हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है विधायिका। तो हम कार्यपालिका खत्म कर चुके हैं और अब हम विधायिका की तरफ बढ़ चुके हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो हम कार्यपालिका कर चुके हैं, अब दूसरे अंग की तरफ हमें बढ़ना है जो कि है विधायिका। ठीक है, तो चलिए विधायिका शुरू करते हैं। तो विधायिका क्या होता है? संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं? संघ की विधायिका को ही संसद कहा जाता है। चलिए तो संसद भवन देख लेते हैं इसी बात पे कि संसद कैसा होता है। जी, तो आप देख रहे हैं ये है हमारे देश का संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। संसद भवन की आप इस टाइम पे फोटो देख रहे हैं, तो ये है संसद भवन। ठीक है, तो यही इसी को हम विधायिका भी कहते हैं। ठीक है, अब विधायिका के जो सदस्य हैं वो यहीं आते हैं अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने जो कार्यकाली है उसको उसके लिए वो यहीं पे आते हैं। यहीं पे डेली डेली बेसिस पे सारी प्रोसीडिंग्स यहीं पे होती हैं। ठीक है, तो सारा कामकाज सरकार का संसद में ही होता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति और 2 सदन जो राज्य परिषद, राज्यसभा जिसको हम कहते हैं, और जनता का सदन जिसको हम लोकसभा कहते हैं, इन दोनों से मिल बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है राज्यसभा जिसको हम ऊपरी सदन भी कहते हैं, राज्य परिषद भी कहते हैं, और दूसरा होता है लोकसभा जिसको हम निम्न सदन यानी जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए लोग आते हैं, उनको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, राज्यों के विधायिका, राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। देखिए आप समझ चुके हैं, क्योंकि संघ व्यवस्था में 2 तरह के पावर, जो सरकार है वो 2 भागों में विभाजित होती है। एक होता है हमारा राज्य की सरकार और एक होता है केंद्र की सरकार। ये पता चल चुका है आपको। तो जिस तरीके से केंद्र की सरकार की शक्तियां जो है वो विभाजित होती है उसके 3 अंगों में, उसी तरीके से राज्य की सरकार की शक्तियां भी 3 भागों में विभाजित हो जाती है। वहां पर भी न्यायपालिका होती है, वहां पर भी विधानमंडल होता है और विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, अब विधानसभा और विधानमंडल दोनों कुछ राज्यों में होता है और कुछ राज्यों में नहीं होता है। ठीक है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता के प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करते हैं। इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। लोकतंत्रीय शासन की विधायिका का महत्व बहुत अधिक होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपको पहले ही बता चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है।
ठीक है। उसके बाद देखिए विधायिका दो प्रकार की होती है, केंद्र में संसद और राज्यों में राज्य विधानमंडल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ। विधायिका दो प्रकार की होती है, बता दिया। भारतीय संसद के दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा क्या होगी? भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 542 होती है और ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद राज्यसभा क्या होता है कि भारतीय संसद के अन्य सदन जो स्थायी हैं, यानी ये परमानेंट हाउस होता है, इसको राज्यसभा कहते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। संसद में दो सदनों की आवश्यकता होती है। विविधताओं से पूर्ण देश प्राय सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसका एक अन्य लाभ यह है कि एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन के पुनर्विचार हो सकते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है ना। तो ये लाभकारी चीज है। इसमें क्या होगा कि गलत फैसले ले जाने का, गलत नीति बनने का चांस घट जाता है। एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता। और संसद के प्रमुख कार्य क्या होता है? कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और विविध वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, संविधान संशोधन करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, न्यायिक कार्य करना, प्रतिनिधित्व और बहस का मंच भी ये बनता है, विदेश नीति पर नियंत्रण होते हैं और विचारशील कार्य करते हैं। तो सदनात्मक विधायिका वाले प्रांत कौन से हैं? बिहार है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। देखिए दोस्तों, याद रखिए जम्मू कश्मीर में चेंज किया जा चुका है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर राज्यसभा आर्टिकल 370 के हिसाब से अनुच्छेद 370 जो था वो हटा दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को एक राज्य देता था। अब राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यानी कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद राज्यसभा, भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसके अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं, जिनमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 338 जो है राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी किसी फ्रेंड को अगर दिक्कत है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देखिए, जिसमें मैंने अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है वो बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है। उसके बाद इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों के लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या योग्यता है? तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? 30 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। ठीक है। 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। यानी कि आप लोक राज्यसभा का अगर बनना चाहते हैं सदस्य, तो आप लोकसभा के उम्मीदवार जरूर रहे होने चाहिए। वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं? वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां होती हैं। प्रशासनिक शक्तियां, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं। तो ये शक्तियां होती हैं। उसके बाद क्या है? अन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं? जैसे चुनाव है, सहभियोग है, आपात की कुछ इमरजेंसी की स्थिति की घोषणा, न्यायाधीश को उस पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी होती है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा भारतीय संसद का जो है वो निम्न सदन है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 है। देखिए 550 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में अगर पूछा जाए वर्तमान लोकसभा के कितने सदस्य, तो आप 550 नहीं लिखिएगा, ये आपकी गलत आंसर हो जाएगा। ये आपकी अधिकतम सीमा है, लेकिन वर्तमान जो समय में निर्वाचित कितने हैं? 543। तो आपको ये ध्यान देना। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यह हमने पिछले वीडियो में सारी बात की थी, किस स्थिति में उसके मंत्री और मंत्रिमंडल को भंग किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। उसके बाद लोकसभा के बारे में यह आपको बताया। उसके बाद भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। इससे कार्यपालिका को हटाने की शक्ति भी लोकसभा को दी गई है, क्योंकि इसके जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनाव होते हैं इसके प्रतिनिधि, तो इसलिए ये ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 25 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए, आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, यानी कि आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, मतलब आपका दिमाग जो है बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, और किसी लाभप्रद सरकारी पद पर आप नहीं हो सकते। उसके बाद है लोकसभा की विशेष शक्तियां क्या क्या होती हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि 3 सूचियां हैं। केंद्र की सूची होती है, राज्य की सूची होती है, और एक होती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर तो कानून बनाते ही बनाते हैं, समवर्ती सूची पर भी कानून बनाने का जो एक शक्ति मिली हुई है वो लोकसभा के पास होती है। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करती है। कर टैक्स लगाना, कौन कौन से प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की स्वीकृति देती है। ठीक है, स्वीकृति देती है। प्रश्न पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है। लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। ठीक है, ये सारी शक्तियां होती हैं। उसके बाद आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। सीमित और आयोग का गठन करती है, समिति और आयोग का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। जो आपका बजट आता है और आपका जो मनी बिल होता है, धन विधेयक जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही उसको प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में उसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये एक अलग तरीके से पावर है, शक्ति है, जो लोकसभा को राज्यसभा से अलग करती है। उसके बाद है लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियां होती हैं। राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं, इसलिए राज्यसभा थोड़ा कम शक्तिशाली होती है, लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। और उसके बाद संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। यही कारण है कि संविधान में निर्वाचित प्रतिनिधि के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। अब कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, देखिए ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विधेयक क्या होता है? प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। मान लीजिए आप कोई कानून बनाने, सरकार कोई कानून लाना चाह रही है, तो उसका जो प्रस्ताव होगा, ठीक है, जो कानून आप बनाना चाह रहे हो उसका जो प्रस्ताव होगा उसी को हम विधेयक कहते हैं। तो विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112, ये याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, 107 से 112 कानून निर्माण। ठीक है, ये इस अनुच्छेद में बताया गया है कि कैसे कानून निर्माण होगा। तो 2 तरह के विधेयक हो सकते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं वो सरकारी विधेयक हो गए, और जो संसद का अन्य कोई भी सदस्य पेश कर सकता है वो गैर सरकारी विधेयक को ही पेश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सरकारी विधेयक में कौन कौन से आ गए। धन विधेयक, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के दायित्व होते हैं, सरकार की शक्तियों के अंदर कर दिए आते हैं। इसको कोई भी अन्य मंत्री नहीं कर सकता, ये सिर्फ सरकार और सरकार के मंत्रीगण कर सकते हैं। उसके बाद गैर सरकारी विधेयक कौन से हो गए?
जो संसद का कोई भी सदस्य करेगा, जैसे कि साधारण विधेयक हो गया और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि गैर सरकारी विधेयक होते हैं। प्रक्रिया क्या है? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन समिति स्तर पर और समिति की रिपोर्ट पर चर्चा होती है, तृतीय वाचन, उसके बाद दूसरे सदन में प्रक्रिया, राष्ट्रपति की स्वीकृति। देखिए मैं आपको समझाती हूँ आपको होता क्या है। मान लीजिए सबसे पहले कोई भी मान लीजिए विधेयक आया, तो उसको सबसे पहले प्रथम वाचन होगा, यानी कि उसको किसी भी हम मान के चल रहे कोई साधारण विधेयक है, ठीक है, हम दोनों में से कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई साधारण विधेयक है, तो उसको सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा के किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है, तो चाहे आप लोकसभा में कर लीजिए या राज्यसभा में, उसको आना दोनों सदनों में पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रथम वाचन हो गया, वहां पे मान लीजिए उसको स्वीकृति नहीं मिली, तो उसके ऊपर द्वितीय वाचन होगा। या मान लेते हैं प्रथम वाचन से स्वीकृति मिल गई, तो द्वितीय वाचन होगा, यानी दूसरे सदन में जाना पड़ेगा। वहां पर अगर सहमति नहीं बनती तो फिर समिति के पास जाएगा, समिति उस पर चर्चा करेगी और फिर वो रिपोर्ट देगी, तो उसकी रिपोर्ट पे फिर से चर्चा होगी। जो सुझाव समिति देगी उस पर फिर से दोनों सदनों में चर्चा होगी, दूसरे सदन में भी चर्चा होगी, और मान लीजिए जब वहां से वो पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद हो जाएगा राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए। तो ये पूरा प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से विधेयक बनाया जाता है। उसके बाद है संसदीय नियंत्रण के साधन, कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, तो संसदीय नियंत्रण के शासन क्या है? बहस और चर्चा, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है और स्थगन प्रस्ताव होता है। प्रश्नकाल होता है जिस 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, आपको का मतलब है सरकार सदन के अंदर 1 घंटे का समय दिया जाता है, उसमें कोई भी मंत्री प्रश्न पूछ सकता है सरकार से। शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल यानी कि संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले का 1 घंटा दिया जाता है, जिसको हम शून्यकाल कहते हैं। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि स्थगित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है, दैट इज स्थगन प्रस्ताव। कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति, संसदीय नियंत्रण की हम के साधन की बात कर रहे हैं। फिर वित्तीय नियंत्रण और अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। ठीक है, तो आप लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते हैं जरूर, अगर नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद संसदीय समिति, संसदीय समिति कौन कौन सी होती है? देखिए अभी हमने विधेयक के दौरान बात करी कि समितियों की रिपोर्ट आती है, तो समिति कौन सी होती है? विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है। यह विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करते हैं और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी भी रखते हैं। उसके बाद वित्तीय समितियां कौन कौन सी होती है? देखिए लोक लेखा समिति होती है, भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं ये देखने का काम करती है लोक लेखा समिति। उसके बाद है प्राक्कलन समिति, खर्च के किफायत किस तरह की जा सकती है, यानी खर्च में किस तरीके से किफायत की जा सकती है उसका ध्यान रखती है। तीसरा है लोक उपक्रम समिति, जो कि सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जांच करती है कि उद्योग या व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाया जा रहा है या नहीं। उसके बाद है विभागीय स्थायी समिति, तो विभागीय स्थायी समिति में कौन कौन से आ जाते हैं? नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और आश्वासन समिति। तो ये सारी विभागीय समितियां हैं। उसके बाद है तदर्थ समितियां कौन कौन सी होती हैं? विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जा सकता है। वो फोर्स समझौते से संबंधित संयुक्त समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही मंजूर करती है। तो ये थी तदर्थ समितियां। उसके बाद है संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, ये आपको देखना है। तो संसद का सार्थक व अनुशासित होना जरूरी है। संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन किया गया, 91वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में अनुपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे
अथवा स्वेच्छा के दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे उसे दल बदल कहा जाता है। तो दल बदल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, दल बदल की राजनीति पे आपके क्या विचार है। तो आप तभी अपना आंसर दे सकते हैं जब आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो ये दल बदल उसको कब कहेंगे, अध्यक्ष उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन हाँ, ठीक है, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब ये ध्यान देने वाली बात है, अब ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को एक और राज्य बनाया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आप ये था हमारा क्या कि संसद स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित करती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। भारतीय संघात्मक सरकार में, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। जैसे हम लोकसभा राज्यसभा देखते हैं उसी तरीके से विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। द्विसदन राज्य कौन कौन से हैं, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका व आंध्र प्रदेश, ये 6 बाकी सभी राज्य जो है वो एक सदनीय है। उसके बाद विधानसभा की शक्तियां क्या क्या होती हैं, विधायी कार्य शक्ति, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, चुनाव संबंधी कार्य और संविधान संशोधन की शक्तियां। ये सारे आप लिख लीजिए, जब प्रश्न में आपको पूछा जाएगा तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। विधान परिषद की शक्तियां, तो ये विधानसभा की थी, और उसके बाद विधान परिषद, जैसे हमने लोकसभा और राज्यसभा का देखा उसी तरीके से विधानसभा और विधान परिषद की भी शक्तियां होती हैं। तो विधान परिषद की शक्तियां हैं विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और कार्यपालिका की शक्तियां। दोनों सदन राज्य विधान पालिका के अवश्य अंग होते हैं हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद है दल बदल। तो दल बदल मैंने आपको बताया क्या होता है, यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान कर दे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से वो त्यागपत्र दे दे तो उसे हम दल बदल कहते हैं। तो दल बदल निरोधक कानून आपको मैंने पहले भी बताया, आप एक बार फिर से देख लीजिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। संविधान के 52वां संशोधन द्वारा सन 1985 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि कोई सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कानून है। उससे ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। हमने पूरा का पूरा चैप्टर एकदम गहराई से पढ़ा, समझा और साथ ही साथ सारे जितने भी मुख्य बिंदु थे वो सारे आपने नोट करे। नहीं करे तो आप वीडियो को दोबारा से देखकर, ये प्रॉफिट है आपके पास कि आप जितनी बार चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं और सारे एक एक बिंदु को लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ इन्हीं बिंदुओं से पूछा जाएगा। अगर आपने ये बिंदु अच्छे से नोट कर लिया, उनको पढ़ लिया, उनको याद कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपके फुल मार्क्स आने की गारंटी लेते हैं। और आपको हम बेस्ट तरीके से सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और कोई भी समस्या आती है उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।